पहली बार आपको टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, और आपके जो विपक्ष में थे कद्दावर नेता, जैसे कि आपने बताया कि अगर 1-2 पंचवर्षीय को छोड़ दिया जाए तो पूरा यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र में जो है बस एक ही परिवार के बनते आए हैं। कैसा लग रहा था आपको? डर लग रहा था? मेरे को किस बात का डर? मैं एक शिक्षक रहा हूँ, मैं किसी का बिगाड़ा नहीं तो भला भी नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया है। और मैं इसलिए राजनीति में आया कि मुझको गांव के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है, हमारे आदिवासी के बारे में सोचना है, यहाँ के निवासियों के बारे में सोचना है। इस बीच आपका स्ट्रेटजी क्या रहा? लगातार आप क्षेत्र में जा रहे थे, जो कमियां थी उसको गिना रहे थे, या फिर जो अगर मैं जीत पाऊंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, जैसे कश्यप जी कहते हैं? कश्यप जी तो सिर्फ हेलीकॉप्टर में बुड़े। और नक्सलवाद का दंश एक बार आप भी झेले हैं 2021 में, जहाँ तक मैं सही हूँ, तो कितना सफलता आपको मिल पाया? देखिए, नक्सली ये हमारे राजनीतिक कारण भी रहे इसमें, चाहे कांग्रेस सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो ऐसा क्या हुआ कि जो 2025 का लीड था वो 18-19 हज़ार हार में बदल गया? सबसे पहले तो आपसी मनमुटाव था। यहाँ टिकट के दावेदार ज़्यादा थे। पहले से कहा जाता था यदि इधर से टिकट नहीं मिलेगा हम गड्ढा देंगे। जब उनको जिता कर लाए और 5 साल कुछ नहीं हुआ, तब उन लोग को याद आया कि नहीं, हमारे लिए केदार कश्यप ठीक है। तो ठीक है, तो 9 महीना सरकार बन गई, अब देख रहे कौन सा ऐसा काम किया बता दे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक चंदन कश्यप जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है चंदन कश्यप जी, कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है, कैसे राजनीति में आए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं चंदन कश्यप ग्राम करंदोला भानपुरी से हूँ, और मैं 1981 से एक शिक्षक के रूप में पदस्थ हुआ और 2013 तक मैं शिक्षक रहा। 2013 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दहीगोंगा में शिक्षक था, और वहाँ से हमेशा उधर से मोहन मरकाम जी विधायक हुआ करते गुजरते थे। तब मुझे देख के लगा कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ते समय 70-71 से जब 6वीं-7वीं पढ़ रहा था, तब से लेकर बलिराम जी कश्यप यहाँ के विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, और क्षेत्र जैसे तैसे यथावत था। मैं जब से जान रहा हूँ तब से भानपुरी विधानसभा हुआ करता था, मैं नारायणपुर विधानसभा में कार्यरत था। बलिराम कश्यप जी भानपुर विधानसभा के विधायक और मंत्री हुआ करते थे। आज 78 वर्ष होने के बाद भी बता रहा हूँ मैं इस बात को। लेकिन कोंडागांव जिला का जो मर्दापाल क्षेत्र है वो, और भानपुरी क्षेत्र बस्तर ब्लॉक का, पकाउंड ब्लॉक का क्षेत्र आता था, लेकिन कभी विकास के लिए उन्होंने नहीं सोचा, खाली अपनी राजनीति की। और मैं यही देखते हुए नौकरी से रिजाइन किया और 13 में चुनाव लड़ा, और पराजय का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि मुझको बहुत कम समय मिला था, 19 दिन लगभग टाइम मिला। और नारायणपुर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बस्तर जिला कुछ मतलब 46 पंचायत, कोंडागांव जिला के 54 पंचायत, और नारायणपुर पूरा जिला, 3 जिला का मिला विधानसभा बना था। इसमें एक तो ये दिक्कत हुआ, मुझको समय नहीं मिला, और नया क्षेत्र होने के कारण मुझको लोग जानते भी नहीं थे, क्योंकि अचानक नौकरी छोड़ के राजनीति में आना, संघर्ष करना बहुत मायने रखता है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, संघर्ष किया, चुनाव लड़ा। पराजय होने के बावजूद मैं निरंतर लोगों के संपर्क में रहा 4.5 साल तक,
और 1 फरवरी को मेरा जन्मदिन मनाने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ फिर 14 अप्रैल 18 को मुझे पैरालिसिस का अटैक सवेरे 8 बजे आया। उस दिन भी दिन भर मैंने घूमा। रात को एक एक्सीडेंट केस अस्पताल में ले आया और 2 बजे घर आके सोया। सवेरे जब उठा मैं तो मेरा हाथ पांव काम करना बंद कर दिया। तब मुझको एहसास हुआ कि पैरालिसिस का अटैक था। फिर दवा दारू किए, विशाखापट्टनम ले गए, उड़ीसा के आयुर्वेदिक दवा के लिए ले गए। तो फिर 15 दिन में थोड़ा मूवमेंट आना चालू हो गया। रगड़ रगड़ पाँव चलने लग गया। उस बीच में आदरणीय दीपक बैद जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी, आदरणीय कवासी लखमा जी आके मुझे ढाढ़स बंधवाया, हर समय मदद करने का आश्वासन दिया। मैं भी हिम्मत नहीं हारा। जैसी मैं थोड़ा चलने लग गया तो मेरा ड्राइवर जो निःशुल्क सेवा दे रहा था मेरे यहाँ, कभी ले जाता था, हाथ पांव दर्द होता तो वही गाड़ी रोकता था, ज़मीन में सुलाता था, फिर मेरा मालिश करता था, थोड़ा चलने फिरने के लिए होता, फिर चलते थे। कभी बाइक से जाते थे, वैसी कहीं भी पत्ता उता बिछाता, वहाँ सुलाता था, मालिश करता था। फिर गांव में गए, जहाँ रात को हो गया वही रात रुक जाते थे। कहीं भी जाके मतलब हम लोगों को संपर्क करने में वही रुक जाते थे रात में, और वहाँ मीटिंग लेते, फिर अगले दिन दूसरे गांव को आगे बढ़ते थे। ऐसे करते करते फिर निकट आ गया टिकट वितरण का। तब मैं थोड़ा थोड़ा चलने लग गया था। तो मुझे आदरणीय भूपेश बघेल जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, भिलाई में गए तो वहाँ पर मेरे को बोले, चंदन तेरा हाथ पांव दिखा। मैं चलते गया तो बोले, तू तो चल फिर सक रहा है, अब चुनाव लड़ सकता है बोले। फिर कार्यकर्ता बहुत सारे गए थे, उन्होंने कहा कि चंदन कश्यप को टिकट चाहिए, तब हम चुनाव जीत सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चल फिर नहीं पा रहा है, ऐसा हम काम करेंगे, हम जिताएंगे। तब आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि मैं एक बार जुआ खेलूँगा चंदन कश्यप के ऊपर, इस बार जीत जाएंगे। उसके पहले जो पद यात्राएँ हुई थी बरसात के दिनों में, तब भानपुरी के जो वर्तमान तहसील कार्यालय है उस जगह परमिशन मिला हुआ था, लेकिन जहाँ गड्ढा था वहाँ का मिला था, मैदान का नहीं मिला। वहाँ बनाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ करने नहीं दिया। उस समय आदरणीय प्रभुलाल पुनिया जी जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी थे वो भी आए थे, टी.एस. बाबा भी आए थे, भूपेश बघेल जी भी आए, बड़े बड़े नेता आए थे। तब वहाँ व्यवस्था किया, मैं कैसी भी हम होना है, मतलब कार्यक्रम होना है, लेकिन हमको सूखा जम कार्यक्रम, बरसात में पानी में डबरा में बैठ कर हमने कार्यक्रम किया। उस दिन पुनिया जी ने भी कह दिया था कि चंदन कश्यप पर चुनाव जीत गया। तब जाके मुझको टिकट दिया गया और कार्यकर्ताओं ने काम किया। मैं कार्यकर्ताओं को बदौलत चुनाव जीता हूँ और विधायक बना था। जी, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा नहीं? आप मैं बताना चाहूँगा, हमारे पिताजी भी टीचर थे। हमारे घर से एक छोटा भाई था जो राजनीति में था, लेकिन उसकी मिसेस सरपंच होने के समय खाने पीने में थोड़ा ये हो गया, तो तबीयत ख़राब हो गई। उसका देहांत होने की वजह से मैं फिर देखा स्थिति कि विकास ये लोग नहीं कर रहे, जा कुछ करना चाहिए, नाम कमाना चाहिए। ये सोच में राजनीति में घुसा और मुझे टिकट मिला। मैं चुनाव लड़ा, 18 में जीता और 23 में फिर हारा। विकास नहीं हो रहा था, आप देख रहे थे, आपकी नज़रों में सब चीज़ दिख रहा था, आप शिक्षक थे, ये तो एक कारण हो गया। तो राजनीति में आने के पीछे एक और आपकी कोई मंशा रही है कि मुझे अब जो वास्तविक में जहाँ विकास की पहुँच नहीं है वहाँ तक विकास पहुँचाना है, या फिर जो पिछड़े हुए हैं? कि मैं देखता था विधायक और सांसद और मंत्री के रूप में एक ही खानदान को, तो ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ घर भरने का काम किए। जब मैं बता चुका हूँ आपको, मैं 70-71 से देख रहा हूँ बलिराम कश्यप विधायक के रूप में। मर्दापाल एक ऐसा क्षेत्र है, अबूझमाड़ है, आपका भानपुरी क्षेत्र है, जबकि चाहते बलिराम कश्यप जी भानपुर तहसील बना सकते थे। और हमारे आदरणीय केदार कश्यप जी 15 साल में तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, न मर्दापाल को, न भानपुरी को, न छोटे डोंगर को, न कोका मेटा को, न आपका ओरछा अबूझमाड़ जो हमें अनुभाग भी बना, वहाँ SDM भी बैठ रहा है। मैं मेरे 5 साल कार्यक्रम कोरोना काल होने के बावजूद
मैंने काम किया, संतुष्ट हूँ। कोकामेटा तहसील बनाया, छोटडोंगर को तहसील बनाया, भानपुरी को तहसील बनाया, मर्दापाल को तहसील बनाया। इन जो रोड गया, इसी तरह का रोड कोंडा गांव से लोहडीगुड़ा निकलने बड़ा भारी रोड बना 40 करोड़ का, और एक ही नदी में लगभग 60 करोड़ का पुलिया बनाया। मर्दापाल में ITI खुलवाया, बड़े अस्पताल बनवाया, कॉलेज खुलवाया, आत्मानंद स्कूल खुलवाया। जबकि 15 साल का मंत्री ये काम नहीं कर पाया, ना बलिराम कश्यप जी नहीं कर पाए। वो काम में एक शिक्षक था, मुझको कहाँ से क्या खोजना है, कहाँ विकास करना है, कहाँ से धन लाना है, ये मुझको मालूम है। एक सरकारी और मुझको राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है, मैं संघर्ष करके आया हूँ। आदरणीय केदार कश्यप जी के परिवार में के अलावा यहाँ कोई विधायक नहीं रहते। मैं उदाहरण रूप में बताना चाहूँगा, ये 78 वर्षों में 10 साल अंतुराम कश्यप जी आजकल जो स्वर्गवास हो गए, वो 10 साल तक, मैं 5 साल, 15 साल को हटा दे तो एक ही घर में राजनीति गोल गोल घूम रही है। कभी बेटा कभी बाप, कभी बेटा कभी बाप। आज 20 साल में लगभग 16वां साल मंत्री तो शासनकाल हो रहा है केदार कश्यप जी का। वो जो काम नहीं कर सके मंत्री तो काल में, मैंने एक विधायक रहते आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लड़ के काम लाया हूँ मैं, और करके दिखाया हूँ जो इन्होंने नहीं कर सका। भानपुर उप तहसील बनाए जरूर थे 84-85 में, लेकिन जगदलपुर बस्तर तो बस्तर में चल रहा था, उसको भानपुर लाने के बारे में कभी सोचा नहीं इन्होंने। जब मैं लाया तो ये भाजपा के लोग हंसे, ये तो बलिराम बोला तू दम है तो तहसील बना के दिखा। मैं पलक झपक गया मुख्यमंत्री के पास, ये मेरे बात है, इसको सुनी, मैं कर देता हूँ, मांग कितना मांग, मैं 4 तहसील मांगा। और कॉलेज के लिए मर्दापाल में जो 30-35 किलोमीटर कोंडा गाँव दूर होता है, वहाँ के बच्चे को हॉस्टल में लेते हैं ना, कॉलेज में एडमिशन हो पाता था। उसके लिए मुख्यमंत्री आए थे, उनके हेलीकॉप्टर में भी था। जगदलपुर में भाषण देने का मौका मिला मुझको, वहाँ भी मैंने कॉलेज की मांग किया, मर्दापाल कॉलेज चाहिए, तो नहीं होगा। कोंडा गाँव गए, वहाँ भी साथ में था, वहाँ भी बोला नहीं होगा घोषणा। फिर मैं केसकाल विधानसभा के विश्रामपुर के कोंगेरा एक गांव है, वहाँ पीछे लग गया, मैं आज घोषणा करना होगा, मैंने करना होगा, लेकर दिला बोले, वहाँ से घोषणा करवाया कॉलेज का मैं। और चाहते आदरणीय कश्यप बलिराम कश्यप जी के परिवार वाले मंत्री रहे, सांसद रहे, तो ये क्षेत्र बहुत पहले से विकास हो जाना चाहिए था। आज सड़कों का जाल बिछ गया। आज फरसागुड़ा जो कोसार टिंडा जाता है, वो रोड मैंने बनवाया, ये रोड मैंने बनवाया। इतना तक 1-1 फीट गड्ढा था, आप गड्ढे में चढ़े, रोड में चढ़े, पता नहीं चलता था। 6 किलोमीटर जाने से आधा घंटे लगते थे हमको। ये रोड को मैंने बनवाया, चित्रकूट रोड को बनवाया। आज गली गली रोड बन रहे हैं। मेरे समय स्वीकृत कार्य अभी भी होने वाले। मेरे घर के बगल जो रोड गया है, ये भी लगभग 2 करोड़ का धान कटाई के बाद बनना चालू हो जाएगा। अनेक काम करके मैं संतुष्ट हूँ। जी, आप मध्यम परिवार से आते हैं, पेशे से किसान हैं और शिक्षक की नौकरी कर रहे थे आप। जब शिक्षक की नौकरी छोड़ने की बारी आई, तब घर तरफ दबाव था आपके ऊपर कि राजनीति में जा रहे हैं, अच्छा खासा नौकरी आपके हाथ में है? देखिए, पिताजी एक शिक्षक रहे, इसलिए सभी बच्चों को उन्होंने विषम परिस्थितियों में पढ़वाया। तो मैं भी 11वीं पास होने के बाद नौकरी में आया, फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ा। मैं प्राइवेट करते करते MA B.Ed सब कर लिया, और माध्यमिक शाला प्रधान अध्यापक तक बन गया था मैं, जो लेक्चरर के बराबर होता है। इसलिए हमारे घर में 2 भाई छोड़ के 5 भाई बहन हम लोग नौकरी करते थे। मैं मझला था, मेरा बड़ा भाई नौकरी नहीं करता था, और 2 छोटे भाई नौकरी नहीं करते, 4 लोग हम लोग नौकरी करते। मेरी बहन भी शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ, मेरी बेटी भी व्याख्याता है, भाई एक पटवारी है, और एक सबसे छोटा भाई CPWD में SDO हैं, अभी जो रायपुर में पदस्थ हैं। इन सभी लोग सर्विस होने का मैं सिर्फ पूछा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो सब ने सहर्ष स्वीकार किया, आपकी मर्जी।
उसमें शंका भी व्यक्त, मैं चुनाव हार जाऊँ, मैं जीऊँगा कैसे। सब बोले 20,000 30,000 देते जाएंगे हम लोग। तो देते थे मुझको, जितना मैं वेतन नहीं पाता था शिक्षक रह, उससे ज़्यादा पैसा परिवार से मिल जाता था मुझको। मेरा पेंशन 40,000 मिलता था। तो ये कंडीशन में मैं तो पहले ही आपको बताया कि मुझको संघर्ष करने के बाद विधायक बना हूँ। हमारा पैतृक विरासत जो कोई राजनीति में नहीं था, इसलिए हम अपने दम पर बने, हम किसी की इसमें नहीं बने। पहली बार आपको टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, और आपके जो विपक्ष में थे का दावा नहीं था, जैसे कि आपने बताया कि अगर 1-2 पंचवर्षीय को छोड़ दिया जाए तो पूरा यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र में जो है बस एक ही परिवार के बनते आए हैं। कैसा लग रहा था आपको, डर लग रहा था? मेरे को किस बात का डर? मैं एक शिक्षक रहा हूँ, मैं किसी का बिगाड़ा नहीं तो भला भी नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया है। और मैं इसलिए राजनीति में आया कि मुझको गांव के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है, हमारे आदिवासी के बारे में सोचना है, यहाँ के निवासियों के बारे में सोचना है, और गांव का विकास कैसे करना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब से होश संभाला, 6वीं 7वीं पढ़ रहा था, 71-70 से बता रहा हूँ, तब से एक घर में राजनीति देखा बोल रहा हूँ ना। चाहते थे तो चमन बना सकते थे। जब चुनाव आता था रेल लाएंगे, जब चुनाव आता था जहाज लाएंगे, और चुनाव खत्म होते ही यदि ये काम कर दूंगा तो अगले समय किस में वोट मांगूंगा, इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बना के चुनाव जीतना, ये काम उनका भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो सामने कहता हूँ, सबसे भ्रष्ट और झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, और कुछ दूसरी पार्टी नहीं है। आज जैसे कहते हैं भारत में शुरू से लेकर कांग्रेस राज का 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, कहते हैं ना। मैं बताना चाहूँगा, मेरा बाप और मैं जहाँ पढ़े, और हो सकता है शायद बलराम कश्यप जी जहाँ पढ़े, वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनवाई थी। और हो सकता है कि दिनेश कश्यप, केदार कश्यप, उनके बेटा बड़े अस्पताल पैदा भी हुए होंगे, वो अस्पताल भी कांग्रेस बनाए थे। 2014 मोदी जी आके ये अस्पताल और स्कूल नहीं बनाए, नई फैक्ट्री नहीं बनाए थे। 12,000 हार का अंतर था लगभग 13 के चुनाव में, और 2018 में आपको फिर एक बार मौका मिला। तो जो 12,000 का अंतर था उसको पाट कर 2,000 के अंदर से लगभग आप जीते, 2500 के आसपास से जी। तो इस बीच आपका स्ट्रेटजी क्या रहा? लगातार आप क्षेत्र में जा रहे थे, या जो कमियां थी उसको गिना रहे थे, या फिर जो अगर मैं जीत पाऊँगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, जैसे कश्यप जी कह रहे थे? कश्यप जी तो सिर्फ हेलीकॉप्टर में उड़े। जितना गांव मैं घूमा, जितने जगह जहाँ नक्सली हैं जाने नहीं देंगे, वहाँ पुलिस वाले मोटरसाइकिल हेलमेट और वो आपका जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना तक ले गए हैं। मेरे को वहाँ जाना है, मैं जाना, क्योंकि उन्हीं जनता ने मुझको चुना है, मेरे को उन तक पहुँचना है। कई बार नारायणपुर के एसपी गर्ग साहब हुआ कर, वो मेरे को रोकने का प्रयास किए। बॉर्डर कोंडागांव का जिला जरूर है, उनका पुलिस जिला नारायणपुर पड़ता है, वहाँ जाने से मना किया गया। जहाँ 300-400 लोग थे, वहाँ ड्राइवर वो साइड मत देना, सामने कर गाड़ी, कोई पुलिस गाड़ी, मैं जाऊँगा। ये जहाँ नहीं पहुँचना मैं वहाँ गया। आज नारायणपुर में जाइए, देखिए आज भी जिस रोड की बात करते हैं आपका ओरछा रोड, माननीय केदार कश्यप जी 15 साल मंत्री उस समय स्वीकृत हुआ था, लेकिन मैं 5 साल विधायक रहा, उस समय तक भी वो रोड का ठेकेदार पूरा काम नहीं कर रहा। जब मैं ओरछा गुजरता था महीना में, हफ्ता में, तो दिखाने के लिए पुलिया के पास जेसीबी उतारते ट्रक, और मैं वापस और जेसीबी भर के वापस चला जाता था। और वो सड़क 1 साल भी गाड़ी नहीं चला और उखड़ गया, ऐसे रोड बनाए थे। और वो बोलते, अब नारायणपुर में आज जाके देखिए, मैंने वो बंधुआ तरफ जो 62 एकड़ का है, उसके लिए भी 8 करोड़ रुपया लाया था। वो ठेकेदार काम नहीं करने की वजह से 6 करोड़ रुपया बच गया। 14 करोड़ आता तो पार्क के रूप में और इतना अच्छा विकास होता, तालाब बनता, और डिवाइडर वाला सड़क भी बनवा दिया मैंने वहाँ, और गली गली डामरीकरण सब वार्डों में भी हो गया। अरे पूरा काम 5 साल के अंदर गया था। भाई नारायणपुर के लोग बोलते अब रोड में निकलते तो थोड़ा नारायणपुर जैसे नहीं लगा, दूसरा टाइप का लगता है। और आज लोग पछता रहे हैं किसको हम जिताए। चंदन कश्यप से भी ठीक कर रहा, कम से कम आने से लोगों को मिलता था, लोगों के साथ कहीं भी उठ बैठ जाता था, पान ठेला नहीं सोचता, नाई ठेला नहीं सोचता, चाय होटल में नहीं सोचता था, कहीं भी खड़े हो जाता था। यहाँ तक कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब वहाँ परिवहन संघ हुआ करता था, भाजपा के रतन दुबे जी अध्यक्ष हुआ करते थे, सोनपुर रोड में रोके, मैं रुका और सीधा जाकर मुझे अंदर घुस गया
और बैठा सबको समझाया क्या तकलीफ हो रहा है बताइए। भाजपा हो या कांग्रेस हो, सबका विधायक मैं ही हूँ, अभी कोई दूसरा विधायक, सबका काम मैं ही करूँगा, ये मेरी सोच। और मेरी यही सोच रहती थी, मैं भाजपा का भी काम किया, कांग्रेस का भी काम किया, निर्दलीय काम किया, कम्युनिस्ट का, हर किसी काम करता, मैं भेदभाव कभी नहीं किया, क्योंकि एक शिक्षक के गुण मुझ में थे, इसलिए मैं सभी काम बराबर करता। आज भानपुरी केदार कस्बी जगह निवास स्थान है, इसको चमकाना चाहिए, नहीं सिर्फ यहाँ मैं रेस्ट हाउस नहीं था, रेस्ट हाउस स्वीकृत करवाया, अस्पताल स्वीकृत करवाया, तहसील ऑफिस स्वीकृत करवाया, और हर चीज़ यहाँ बनवा दिया, मैं सामुदायिक भवन बनवा दिया। जबकि यहाँ का निवासी होने के कारण मैं यही चाहता हूँ कि भानपुरी चमक जाए। आज मैं यहाँ तहसील खोला तो लोगों को रोज़गार मिल गया। आज भानपुरी कहते हर दिन देखते आज भीड़ बढ़ गया, यहाँ बैंक हो गया, यहाँ सब हो गया, तो लोग इतना उत्साहित हैं कि चंदन कस्बे में अच्छा काम कर रहे। हम जिस काम में छोटे छोटे काम बस्तर जगदलपुर जा, आज भानपुरी में निपट रहा जी। नक्सलवाद भी बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के बीच में, और नक्सलवाद का दंश एक बार आप भी झेले हैं 2021 में, जहाँ तक मैं सही हूँ, तो कितना सफलता आपको मिल पाया? देखिए, नक्सली ये हमारे राजनीतिक कारण भी रहे, इसमें चाहे कांग्रेस सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यदि मन में इच्छा हो, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुँचे, ये मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुँची, इस वजह से नक्सली पनपे। और नक्सली हम वहाँ तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस को डर था, पुलिस हमको जाने नहीं देना चाहती थी, या पुलिस सोचती थी हमारा पोल खुल जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो नक्सली हैं रात को बेगुनाह को जाके उठा के लाते थे और उनको ज़बरदस्त नक्सली। आज हमारे कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को SIT, CBI, क्या क्या दुनिया भर के लोग आए वर्षा में उठा के अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को जेल में ढाक दिए, क्योंकि बस कोई सबूत नहीं मिलने के बावजूद भी, और उनको नक्सली दिखते हैं सब। हर कांग्रेस पार्टी आदरणीय भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री तो काल में ऐसा कोई एक घटना, आप पत्रकार तो हमसे ज़्यादा जानते, ज़्यादा देखते हैं, ऐसा कोई मुठभेड़ नहीं होता था, ना नक्सली भी नहीं थे। ये निर्दोषों को मार के नक्सली बनाने माहिर हो गए हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में देखिए क्या स्थिति कानून की, संभल नहीं रहा है राज्य। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ मोहरे बैठे हुए हैं, उनका रिमोट कंट्रोल, जैसे कठपुतली नचाता वैसी नचाने वाला ऊपर बैठा है, इसलिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज पुलिस वाले क्या गलती है, अपराधी को गिरफ्तार करने जाने कोई गलती है तो उसके परिवार जाके तलवार से काट डालेंगे, वो अपना फर्ज निभा रहा था। इस तरह घटनाएं आम हो गई पूरे छत्तीसगढ़ में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नक्सली पैदा करने वाली पार्टी है, नक्सली उन्मूलन नहीं कर रही है। आप नक्सलवादी की बात कर रहे हैं, नक्सलवादी कांग्रेस कार्यकाल में मुठभेड़ इसलिए नहीं हो क्योंकि कांग्रेस का नक्सल प्रेम था, और बीजेपी का ये आरोप है जब हम कार्रवाई करें तो उनको पीड़ा हो रही है। पीड़ा क्या बात है, जब ऐसे घटना कहीं घटी नहीं तो आप किसको नक्सली बनाओ जबरदस्त। मैं तो आज भी कहता हूँ, जहाँ 30-30, 35-35 मार, वहाँ 10 तो फर्जी होता है। मैं विधायक नहीं था, मर्दापाल घटनाएं बता रहा हूँ, छोटे कोडर का। ये जो PSO क्या क्या बनते हैं ना आपके सूचना तंत्र वाले, आपका दुश्मनी है तो झगड़ा है थोड़ा, तो उसको उठा कर ले जाओ, गोली मार दो, नक्सली घोषित कर दो। ये काम भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी वही काम कर। नक्सली वास्तव में हम जो दुश्मन है, अपने प्रमोशन पाने के लिए उन लोगों को भी टारगेट बना के मारा जाता है और नक्सली बना। मैं तो बीच रोड में रेस्ट हाउस सामने कहा था गर्ग साहब को, यदि आप उसको जानते हो नक्सली तो पहले सूची उपलब्ध करें, मैं आदमी को लाता हूँ, आत्मसमर्पण करवाता हूँ, बोला था। आज भी नक्सली बताए ना नाम, आज हम उनके पास पहुँचेंगे और आत्मसमर्पण करवाएंगे, अब जो सरकार से लाभ मिला वो लाभ दिलवाएंगे। मैं उस समय भी कहता, आज भी कहता हूँ, नक्सली सिर्फ मारने के बाद नाम घोषित करें तो नक्सली नहीं हो जाते हैं। यदि उनके पास सूची उपलब्ध है पुलिस के पास तो उजागर करें जनता के सामने, उनको हम सहयोग करेंगे,
कहाँ कहाँ रहते हैं दिखाएंगे। जिसका नाम भी नहीं जानते उस आदमी को भी फलना नाम का नक्सली बोल के घोषित कर देते। बाद में पता चलता गांव वाले पता ये तो फलना आदमी है ही नहीं। फिर कैसे हम माने नक्सली हैं। और भूपेश बघेल की जो नीतियाँ थी, कांग्रेस जो नीतियाँ थी, गांव में शायद कोई व्यक्ति फालतू नहीं, सबको लाभ मिल रहा था। चाहे पुजारी गुनिया की बात कर लीजिए, 8 पहर के बाद जो बाजा मोहरे की बात कर लीजिए, या युवाओं की बात कर लीजिए, या पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात करिए। पढ़े बेरोजगार को 2500 रुपये भत्ता दे रहे थे, और युवा मितान के नाम से लाख रुपया दे रहे थे। खेल खेलो, पुरानी पद्धति अपनाओ, महिलाओं को गोठान खोल दिए, आत्मनिर्भर बनो, खाद बनाओ और बेचो। क्या नहीं किए। बिजली हाफ किए थे, किसान धान 2500 में खरीद रहे थे। भाजपा वाले डर के मारे कि 3100 बोले, नहीं तो कभी नहीं आते। और इतने झूठ बोले कि हम 3500 विधान देंगे, कोई 5000 देंगे, 2 लाख रुपये का कर्जा माफ़ करेंगे। ये झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है। नहीं तो भूपेश बघेल के रहते तो और कितना विकास होता आप सब देखते। अगर हाथों को रोज़गार मिलता और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुंच पाती, तो कोई भी नक्सलवादी क्यों बनना चाहेगा? क्या इसमें कहीं ना कहीं जो नेता हैं या फिर जो नेता की कार्यशैली है वो जिम्मेदार इसके लिए? मैं तो बताया ना, सरकार की योजनाएं संचालित भर होते कागजों में। यदि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुँचे, उन तक मूलभूत सुविधा क्या है? सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, यही तो है मूलभूत सुविधाएं। आज सिर्फ राशन दे रहे हैं, राशन देने से क्या होगा? लेकिन वो सुविधाएं तो उनको नहीं मिल रही है ना। वो सारी सुविधाएं वहाँ तक पहुँचे, जनता सरकार वहाँ तक पहुँचे, शासन प्रशासन वहाँ तक पहुँचे, उनको कन्विंस कराए कि आप सरकार की मुख्य धारा में जोड़िए और लाभ उठाइए। वो लाभ उठाने जिस दिन सीख जाएंगे, नक्सलवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। झीरम घाटी हत्याकांड का याद आ रहा है। अगर वाकई में राजनीतिक संरक्षण न मिला हो तो इतना बड़ा घटना करना संभव है? देखिए, इस पर तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं। उस समय मैं सिर्फ नौकरी छोड़ा था, मुझे टिकट भी नहीं मिला था, रिजल्ट स्वीकृत भी नहीं हुआ था, और पद यात्रा का कार्यक्रम भानपुरी में संचालित होना था। तो सोनार पाल में TS बाबा और राजेश तिवारी जी आए थे, उनके साथ वहाँ जमीन का मूल्यांकन कर रहे थे, जहाँ कार्यक्रम करेंगे, ऐसा करेंगे। उस समय सूचना मिला कि कांग्रेस नेताओं पर झीरम घाटी में हत्या का हमला हो गया। कौन हताहत हुआ ये खबर नहीं आई थी। फिर शाम होते तो पता चल रहा है कि इतने लोग हताहत हो गए। ये है, इसमें सरकार का हाथ है, नहीं हाथ है। SIT गठन किए, CBI वाले बैठे हैं, दुनिया भर फोर्स जांच समितियां बैठी है। उनका काम है पता लगाना और बताना कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। हम तो सिर्फ आरोप पार्टी के विरुद्ध में है, इसलिए हम आरोप प्रत्यारोप करते ही रहते हैं। इसलिए हम दावे से नहीं कर सकते कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, नक्सलियों को तब किए। जबकि नक्सली तो महेंद्र कर्मा को पहचानते भी नहीं थे, पूछते थे महेंद्र कर्मा कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है। जब मारना चालू किया तब महेंद्र कर्मा जी खुद बोले कि महेंद्र कर्मा मैं हूँ, मारना है मुझको मारो, बाकी छोड़ो। लेकिन कहाँ छोड़े, उनको तो दहशत फैलाए। और कांग्रेस के एक घड़े को, मतलब एक युग को कहना चाहिए, समाप्त कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपके कार्यकाल में आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया विधानसभा क्षेत्र में। तो जब इतना सारा काम किया गया था, जब 2023 की बारी आती चुनाव की, तो एक बार फिर आप दोनों आमने सामने थे, प्रतिद्वंदी। तो ऐसा क्या हुआ कि जो 2500 का लीड था वो 18-19 हज़ार हार में बदल गया? सबसे पहले तो आपसी मनमुटाव था। यहाँ टिकट के दावेदार ज़्यादा थे। पहले से कहा जाता था यदि इधर से टिकट नहीं मिलेगा हम गड्ढा देंगे, इधर से टिकट नहीं मिलेगा हम गड्ढा देंगे, मुझको टिकट नहीं मिलेगा मैं गड्ढा दूंगा। यही मनमुटाव में थे। वही लोग जो टिकट के दावेदार थे, काम नहीं किया, और काम किया तो भी उल्टा काम किया। मेरे साथ घूम के भी मेरे को हराने की साजिश रची, चाहे कोंडागांव जिला के क्षेत्र में हो
चाहे भानपुरी क्षेत्र में हो, चाहे नारायणपुर जिला हो, सब जगह ये करके लोगों को फरमाया गया कि इस बार हमको टिकट नहीं मिला, वोट नहीं देना है। ये सब गुणा भाग किए और लोग हमको हराए हैं। नहीं तो मैं इतना काम किया, मैं संतुष्ट बता रहा हूँ ना कि जिस नदी में 4 पुलिया बनवाया मैं, वहाँ से कोंडा गाँव में 70 से 80 किलोमीटर आना पड़ता था, वो पुलिया बन जाने से 30 से 35 किलोमीटर सिमट गया और रोड का जाल बिछ गया। केदार कश्यप जी झूठ बोलने में तो माहिर हैं, अब भी बोलते सांसद और मैंने भूमि पूजन किया पुलिया का, ये तो मेरे समय का हुआ है, और झूठ बोलने में माहिर हैं। कभी ईमानदारी से राजनीति उन्होंने नहीं किया है, उनको सिर्फ और सिर्फ झूठ दी। जी, इसी कार्यक्रम में केदार जी से हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था कि जो 5 साल इसलिए उनको दिया गया है चंदन कश्यप जी को, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि कुछ परिवर्तन करके देखें। जब उनको जिता कर लाए और 5 साल कुछ नहीं हुआ, तब उन लोग को याद आया कि नहीं, हमारे लिए केदार कश्यप ठीक है। तो ठीक है, तो 9 महीना सरकार बन गई, अब देख रहे हैं कौन सा ऐसा काम किया बताते, या पहले कौन सा काम किया है। सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति, सिर्फ एक कॉलेज जो गांव से बाहर 2 किलोमीटर बनाया, लोग जाने के लिए तरस रहे हैं। उसी के भानपुरी का निवासी है, भानपुरी यही कॉलेज बनाता, यही तहसील बनाता, क्या किया वो बताया ना। मैं मेरे 5 साल के कार्यकाल में भानपुरी पूर्ण तहसील का दर्जा दिलवाया, रेस्ट हाउस बनवाया, तहसील भवन बनवाया, बड़े भारी अस्पताल बनवाया, सामुदायिक भवन बना 70 लाख का, मर्दापाल तहसील बनवाया, कॉलेज खोला, बड़ा भारी थाना बनवाया, ITI बनाया, स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल दिया, सड़क बनवा दिया, 4 पुल एक ही नदी में बन रहा है, और गुदूर से लेकर हड़ेली तक 30 करोड़ का रोड, और वहाँ से लेकर हड़ेली से बेचा तक 10 करोड़ का रोड, ये मेरे कार्यक्रम में मैं भूमि पूजन जो आज बन रहे हैं। और उनका कोई भी काम चल रहा है अब किया है बताए। ये केदार कश्यप जी का भ्रम है, वो मंत्री हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं, जो काम करना मैं किया वो काम वो नहीं कर सकते, ना जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक वो जा नहीं सकते। एक बार फिर जीत कर आए, उन्हें फिर मंत्री पद दिया गया है, तो क्या अभी जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है सहायक कैबिनेट में आधे ज़्यादा नए हैं, तो किस दिशा में जा रहा है? क्या एक नई शुरुआत हो रही है छत्तीसगढ़ की राजनीति में? मैं पहले ही आपको बता चुका कि ये सब कठपुतली बन के बैठे हैं, इन पास कोई पावर नहीं है। जब तक ऊपर से जो संचालन कर रहा है पुतलियों को, वहाँ से फरमान नहीं आता है, तो कोई यहाँ घोषणा कर सकते ना वो काम कर सकते। आदरणीय रमन सिंह जी एक्सक्लूसिव मुख्यमंत्री 15 साल के थे, केदार कश्यप 15 साल मंत्री थे। जो वहाँ वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है, जो सामने आता है, उनको कैसे आउट करना है। आज हमारे वित्त मंत्री OP चौधरी जी क्या बोलते थे, 53,000 नौकरी निकालेंगे, ये है। आज B.Ed D.Ed वाले को क्या बोलते हैं, चाहे पकौड़ा तलो बोलते हैं, रोजगार कमाओ बोलते हैं, कभी बोलते पैसा नहीं है, कोई काबिल नहीं हो, लायक के नहीं हो। यानी क्या बात हुई, यानी सरकार में वो क्षमता नहीं है कि यहाँ कैबिनेट बैठक हो और निर्णय लेके उसको लागू कर सके। जब तक ऊपर से फरमान नहीं आता है, तब तक यहाँ कोई भी काम नहीं होता। जरूर सीनियर मंत्री केदार कश्यप जी और विष्णुदेव साय जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो क्या करना है क्या नहीं करना है उनको भी पता नहीं है उतना। आज विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, अरुण साहब जी मुख्यमंत्री, तीनों एक साथ सिर्फ मीटिंग होने से दिल्ली जाते हैं, कभी साथ में घूमते नहीं देखा हूँ। सब अपने अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह भारतीय जनता पार्टी काम है, सिर्फ कहने का है, बड़े बड़े बात करने का है, झूठ बोलने का है, लोगों को ठगने का है। बता रहा हूँ ना, चुनाव के समय कितना झूठ बोले हैं, नहीं तो सत्ता में दोबारा नहीं आते। हमारा कार्यक्रम सर, इसी कार्यक्रम में इंटरव्यू हुआ था विजय शर्मा जी के साथ में, तो उनका कहना था कि जो बीजेपी वादा किया था चुनाव के समय में, तो 80-90% जो वादा था उसको तत्काल पूरा किया जा चुका है। ये हमारी डिलीवरी बता रहा हूँ। महतारी बंधन विधायक मिसेज देंगे, कलेक्टर मिसेज को देंगे, मंत्री की मिसेज देंगे, किसको दे रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं, कितने लोग बता दें। पर एक पंचायत नहीं बोलो 300 महिलाएं होंगी, वहाँ 10 से 12 लोगों को दे रहे हैं, और वो भी अपने खास लोगों को दे रहे हैं।
हर किसी को नहीं दे रहे हैं। क्या कांग्रेस के शासनकाल में, भूपेश बघेल के शासनकाल में हम तो हर व्यक्ति को लाभ दे रहे थे ना। किसान धान को 2500 में खरीद रहे थे, गांव में निवास भूमिहीन मजदूर हो चाहे किसान हो, सबके सबको कुछ ना कुछ लाभ दे रहे थे। सिरा गुने 8 मोहरिया, बाजा मोहरिया माता गुड़ियों को दिए, घोटुल के लिए पैसा दिए, बाजार जहाँ मेला होता था नारियल अगरबत्ती के लिए 10,000 उनको देते थे, बिजली हाफ की। और गांव का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता था कि हमको सरकार का योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बता दे किसको 90% दी, किसान को कर्जा माफ करेंगे, बोले कहाँ की किसान को कर्जा माफ। कोई 3500 धान का समर्थन मूल्य देने वाले केदार कौशल जी का आदमी बोला था, वो कहाँ दे रहे हैं। कई विधायक प्रत्याशी खुद बोले हम इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। आज किसान ठगा रह गया। और झूठ बोलने माहिर हैं, कोई उनका काम नहीं हुआ है। जो हुआ है तो अपने चहेतों का काम किए हैं, दूसरे काम नहीं किए भारतीय जनता पार्टी ने। आज देखिए, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और बाकी पेड़ अडानिया मानुक दे दो, यही तो चला रहे हैं हसदेव बागों में। ये सारे खेल किसी एक व्यक्ति खुश करने के लिए, गुजरात को ले लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, सब जगह नए मुख्यमंत्री को इसीलिए बैठाया गया है जहाँ जहाँ उनको काम देना है। पेड़ कटाई को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है आदिवासियों द्वारा, तो क्या ये भी एक फैक्टर भी बनने वाला है या फिर चुनाव में एक मुद्दा था, या फिर जो लगातार बीजेपी इसको उठा भी रही थी कि कांग्रेस के समय में पेड़ की कटाई ज़्यादा हो रही है, हम आएंगे तो इस पर कुछ रोकथाम करेंगे, या फिर जो आदिवासी जिस हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम दिलाएंगे। आदिवासियों का मूलभूत जो कहना जो जल जंगल जमीन हमारा है, हक हमको मिलना चाहिए। आज उतने बड़े जंगल को पूरे सरगुजा को कटवाया जा रहा है और आदरणीय आपके मोदी जी एक वृक्ष माँ के नाम से लगाई कहते हैं, और उधर सैकड़ों वृक्ष को जो पुराने कटवा रहे। मैं तो कह रहा हूँ 10 से 20 साल रुकिए आप, फिर आप फोटो में जंगल देखेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को फोटो में जंगल दिखाएंगे, जानवर दिखाएंगे। ये स्थिति निर्मित होने वाली है, क्योंकि सभी तरफ जंगल कट रहे हैं। मैं खाली हसदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी तरफ की बात कर रहा हूँ। जंगल सब तरफ कट रहा है, एक दिन हमको जंगल फोटो में देख कर संतुष्ट होना पड़ेगा। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में 72 सीट जीती है कांग्रेस और यहाँ सरकार बनाई है, तो ऐसा क्या हुआ 5 साल में कि 72 सीट 35 में आ गई? क्या कारण लगता है आपको? अब क्या बताऊँ इसके बारे में। आप देख रहे हैं चुनाव, यहाँ की स्थिति देख रहे हैं। देखिए यहाँ मैं बताया ना, कई लोग टिकट नहीं मिलने के कारण काम नहीं किए, जनता में भ्रम पैदा हो गया, कोई इसका आदमी कोई उसका आदमी, ये सब बातें सामने आई। हम तो सोचते थे बस्तर से कम 8 से 10 सीट जीतेंगी, लेकिन इसके विपरीत परिणाम आया। हम हार को स्वीकार करते हैं, जनता हमको नकारा, हमारे काम को पसंद नहीं किया। या फिर ये कहना चाहूँगा कि हमारे आदिवासियों को विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या इस बार भी कांग्रेस जो 2018 में अपनाया था तरीका चुनाव जीतने की, तो वही दोहराने वाले 2029 में? उन दिन जरूर दोहराएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि इनके कामों को जनता देख रही है, इनके झूठ को जनता देख रही है, जनता उसका फल देगी उनको। ये जितने भी बड़े बड़े वादे करे, जितना भी काम करे, वो दिख जाएगा लोगों को बाद में। क्योंकि 2018 में जिस तरह 12 चुनाव जीते थे, यदि हम इस तरह लड़ते रहेंगे तो सरकार से और आदिवासियों के हक के बारे में आवाज़ उठाते रहेंगे, वो तब तक ये 4 साल में बचे, जनता सब समझ जाएगी और एक बार पुनः कांग्रेस को स्थापित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। जी, विश्वास है इस बार फिर से बैक बाउंस करेगी कांग्रेस। लेकिन टी.एस. आबा जी का कहना है कि कांग्रेस की हार के पीछे मेन कारण ये है कि आपसी मतभेद, आपसी फूट, ये किसी इसको कैसे? देखिए, बड़े बड़े नेताजी हैं हमारे, आदरणीय हैं, अब किसके कारण हारे मैं तो नहीं कहूँगा। बड़े नेता की बातें बड़े नेता जाने, हम सिर्फ कह रहा हूँ, आप एक प्रत्याशी होते, मैं होता, वो होते, 2 जन टिकट में 1 जन मिलता है तो मन मुटा हुआ, हम इसमें हारे हैं,
इसको मैं मानता हूँ। और ऊपर से बड़े नेता को मन मुटाव मैं जानता ही नहीं। मैं आज भी आदरणीय बाबा जी को भी मानता हूँ, आदरणीय बघेल जी को भी मानता हूँ उतने, दोनों हमारे आदरणीय हैं, इसलिए उनके ऊपर मेरा कोई ब्लेम नहीं है, न कोई आरोप नहीं है। आपको क्या लगता है जैसे कि अगर इस बार आपको और मिला रहता मौका, या फिर जो 5 साल आपको मौका मिला है, ऐसा कुछ काम करना चाहते थे आप जिसको आप नहीं कर पाए, या तो हो सकता है कि समय के अभाव में या फिर किसी और दूसरे कारण से? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, मैं एक शिक्षक रहा, मुझको कैसे बात करना है, विधानसभा में क्या करना है, कैसे लेटर लिखना है, किससे मिलना है, क्या है, ये बात समझने लगभग मुझको साल से 1.5 साल लगे हैं। तब कोई मुझको जाके समझ में आया कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके बाद आदरणीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री से मैं जाके आमने सामने बैठ कर लड़ता था। कभी कभी मेरे को काम चाहिए भैया, मेरे को ये काम चाहिए भैया। कभी बोलते थे मेरे को, क्या बात करता है तू, किससे बात कर रहा है? मैं बोलता, मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, मैं आपका विधायक हूँ, आप मेरे मुख्यमंत्री हो, मैं सीधा बात करूँगा, बोलता था मैं। तो मेरे को काम से मतलब है, तू लोगों को नहीं देखता, पर मैं लोगों को क्यों देखूँ, मैं अपनी जनता को देखूँगा। मुश्किल से 10-15 मिनट 5 मिनट टाइम मिलता है भैया हमको, इस दिन बात होता है, और सिर्फ कागज़ लिख के देते, उसमें आप कभी स्वीकृत कर देते, कभी दब गया फिर दब जाता है, इसलिए आमने सामने हो जाए बोलते थे हम। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे कोई काम को नहीं रोके, हर काम को किए उन्होंने, यथासंभव जितना मैं कर सका उतना किया। और मान लीजिए इस बार मौका देते, जितने काम बचे थे उन कामों को और पूरा करता मैं, चाहे उसे लड़ना पड़ता। 2029 की तैयारी अभी चल रही है कि अभी आराम करने का समय है? नहीं, आराम हराम है, आपने सुना है। टिकट मिले या न मिले, मैं काम करूँगा कांग्रेस के लिए। बीच में ऑफर भी आया था 5 करोड़ देंगे, मैं बोला 10 करोड़ मैं कहीं व्यवस्था करूँगा, तुम्हारे पूरे कुनबा उठ के आ जाओ, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, बोला था मैं। लोकसभा चुनाव की बात है ये, प्रचार कर रहा था तब। मैं नौकरी छोड़ के आते मुझको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, मैं कांग्रेस का वफादार हूँ, अब कांग्रेस में छोड़ नहीं सकता। हमारे घर में सब कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से समर्पित रहेंगे। जी, अभी चंदन कश्यप के आने वाले समय में राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है? अभी तो विधायक बन चुके हैं आप, मंत्री मुख्यमंत्री कहाँ तक देखते हैं आप? देखिए, वो तो हाईकमान और पार्टी का काम होता है। यदि हम विधायक बनते हैं 29 में, पूरे विधायक दल का बैठक होता है, विधायक दल तय करता है कि किसको हमको मुख्यमंत्री बनाना है। फिर उस पर जो हमारा सुप्रीम होता है या देश का जो अध्यक्ष होता है, वो मुहर लगा देते हैं कि इसको मुख्यमंत्री बनाना, उस हिसाब से मुख्यमंत्री बनाना। हमारे चाहने से या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? आज राजनीति में नहीं आता, आज मैं सेवानिवृत्त हुए रहता, मस्त खेती करते रहता, और कोई काम तो है नहीं। सेवानिवृत्त होने के बाद घर में पड़े रहते, या खेत जाते, 4 महीने खेती करते, 8 महीना बैठ के खाने वाला काम है हमारा। तो शिक्षक की नौकरी को छोड़कर आप राजनीति में हैं, और अभी जहां आप अपने आप को देखते हैं, तो क्या अपने आप से संतुष्ट हैं आप? मैं संतुष्ट हूँ। मैं बताया आपको, जो काम तीनों बाप बेटा 70 तरीके से तो देख रहा हूँ, बताया था आपको, तब से भानपुर तहसील नहीं बना सकने वाले, एक ही घर में राजनीति है। कितने लोगों को झूठ बोले। आदरणीय सोमनाथ एक ध्रुव टीचर थे, 20 सूत्री कार्यक्रम समय, मैं सांसद लड़ रहा हूँ, कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ, भाजपा में गए, ज्वाइन किए, लेकिन बेटा में, बेटा को टिकट दिलवाए, टिकट सोमनाथ ध्रुव मर गए, उनको टिकट जनपद का नहीं दिलवा सके। अरे एक घर में राजनीति इर्द गिर्द घूमते, आज भी टांग मारने सिर्फ टिकट दावेदार कांग्रेस का मैं हूँ, और भाजपा से कोई पैदा नहीं हुआ है जो दावा करे भाजपा में टिकट के लिए। ये राजनीति सिर्फ एक घर में चला है भाजपा का। आज 78 वर्षों में बता रहा हूँ, आज़ाद भारत के, तब से लेकर एक घर में। उसके पहले तो मैं भी नहीं जानता तो कौन रहा क्या रहा। जब मेरा 60 की पैदाइश है, तो मैं 70-71 में 6वीं-7वीं पढ़ रहा था, तब से मैं जानता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे हमारे साथ जुड़े, कार्यक्रम में आए, अपने अनुभव शेयर किए। कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से जनता को? देखिए,
मैं तो यही कहना चाहूँगा राजनीतिक दृष्टिकोण से कि सभी लोग यदि ईमानदारी से हम सरकार विधायक चुनते हैं तभी सरकार अच्छा काम करती है। और यदि चापलूस और सिर्फ वादा करने वाले ऐसे लोग को बनाते हैं तो पिछले 15 साल में जो 13 से नहीं आपका 4 से लेकर जो 18 तक 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, सिर्फ चाउर वाले बाबा के नाम से चुनाव जीते थे। इस मुद्दे को हमको लेके नहीं चलना है, हमको काम भी करके दिखाना है, तब जनता दोबारा चुनती है, नहीं तो फिर नहीं चुनती। बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे चंदन कश्यप जी को। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।